बच्चों नमस्कार। आशा है आप पढ़ रहे होंगे, एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें। हम जनरल एग्रीकल्चर की कुछ और चीज़ें आज आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहली चीज़ होगी रिवॉल्यूशंस। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगी हमारी टर्म्स, कुछ टर्म्स है जो फील्ड से रिलेटेड है ना। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेशनल सिंबल्स। ये तीन चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ पढ़ते हैं जो हमारा क्या है, रिवॉल्यूशंस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं रिवॉल्यूशंस की तरफ। तो देखिए, रिवॉल्यूशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी कृषि के हिसाब से कौन कौन सी क्रांति हुई, कृषि में किस कौन कौन सी क्रांति हुई और उनका संबंध किन किन फसलों से है। रिवॉल्यूशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इट्स एसोसिएटेड क्रॉप्स। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवॉल्यूशंस इन फार्मिंग, यानी कृषि में कौन कौन सी क्रांतियां हुई। एसोसिएटेड क्रॉप यानी किस फसल से उसका संबंध है। एसोसिएटेड पर्सन यानी किसकी वजह से हुई, और जिसने वो क्रांति लाई उसी को उसका फादर बोल दिया गया, है ना। तो हम एक एक डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है पर इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए हमें अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति। देखो, हमारे एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा अगर कोई रिवॉल्यूशन था तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन ही था, है ना। ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन इसमें देखा गया, है ना। सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया गया, पूरे क्रॉप प्रोडक्शन पर। सबको पता है, वही कहानी हम दोहराएंगे कि अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो 1945 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। क्वेश्चन आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के लिए हमें याद रखना है 1945। वर्ल्ड में कौन की वजह से, किसकी वजह से आया था, नॉर्मन बोरलॉन्ग की वजह से, है ना। और अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में देखो, हमने हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम चालू किया था 1966 और 67 में। उसी समय ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो गई थी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया स्टार्ट हुआ ठीक से 67-68 में ना। तो क्वेश्चन आते रहते हैं, हम फिर से दोहराते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन में किनको शामिल किया गया, ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन, यानी बहुत ज्यादा फसल उत्पादन हुआ। जब फसल का बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा तो टर्म दे दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म जो है नॉर्मन बोरलॉन्ग ने नहीं दिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दी है टर्म, विलियम गॉड ने, है ना। जबकि उसके फादर कौन है, नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग ने क्या ध्यान दिया कि प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए क्रॉप का। ये देखकर विलियम गॉड ने कहा ये तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया। तो टर्म के लिए हम किसको मानेंगे, विलियम गॉड। टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन गिवन बाय विलियम गॉड। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड इज नॉर्मन बोरलॉन्ग, व्हाइल इन इंडिया इज एम.एस. स्वामीनाथन। वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1945 में। इंडिया में कब हुआ, 1967-68 में, और हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम 1966-67। तो ये पूरा हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी क्रॉप का मेन यूज रहा, किस किस की वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। तो पता है व्हीट एंड राइस, है। व्हीट और राइस दो मेजर क्रॉप थी जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसमें भी मेजर कौन, व्हीट, है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात लेते हैं। देखो, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, वर्गीस कुरियन। और व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से। देखो, हमें कलर के हिसाब से ध्यान रखना है। मिल्क क्या है, मिल्क कैसा होता है, व्हाइट। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित हो गया, मिल्क से। मिल्क का बम्पर प्रोडक्शन हुआ किन की वजह से हुआ, वर्गीस कुरियन की वजह से, इसलिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन देखो ज्यादा पॉपुलर टर्म नहीं है पर फिर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, ठीक है। और इसके जो फादर है वो कौन है, हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन, है ना। याद रखना हमें, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। और ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से। क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल बोलते हैं इसको। कच्चा तेल, अभी तुम सुन भी रहे होंगे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। तो कच्चे तेल से ही बेटा डीजल भी निकलता है, उसी से पेट्रोल भी निकलता है। और डीजल और पेट्रोल दोनों पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना। तो हमें याद रखना है। चलो, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम से, और इसके फादर कौन है, हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन। नेक्स्ट,
ब्राउन रिवोल्यूशन की ओर चलते हैं। ब्राउन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? लेदर और कोकोआ प्रोडक्शन। ये नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्शन है। नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? जब आप पारंपरिक तौर पर खेती करते रहते हैं तो वो होता है कन्वेंशनल, और जब आप गैर पारंपरिक तौर पर करते हो तो ये नॉन कन्वेंशनल कहलाता है ना। तो कोकोआ को जो है नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्शन बढ़ा तो कौन सा रिवोल्यूशन आ गया? ब्राउन रिवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। देखो दो तरह से आएगा, एक सिल्वर फाइबर आएगा, एक गोल्डन फाइबर आएगा। तो मैं आपको बता दूं, सिल्वर फाइबर मतलब व्हाइट, सफेद। सिल्वर, चांदी को हम थोड़ा सा रंग के हिसाब से देखेंगे तो सफेद फाइबर वाली बात होगी। तो जिसके सफेद फाइबर रहेंगे वो क्रॉप किससे रिलेट होगी? सिल्वर फाइबर से, और सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन से। और जिसके गोल्डन फाइबर होंगे वो किससे रिलेटेड होगी? गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन से। तो देखो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? जूट से। और क्वेश्चन भी आते हैं गोल्डन फाइबर क्रॉप कौन सी है? तो जूट है। और सिल्वर फाइबर क्रॉप कौन सी है? तो कॉटन है। आगे आएगा। तो हमें याद रखना गोल्डन फाइबर, फाइबर वर्ड जरूर होना चाहिए। केवल गोल्डन है तो वो फ्रूट प्रोडक्शन हो जाएगा। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, तीन चीजें हैं यहाँ पर। एक तो है गोल्डन, फिर है गोल्डन फाइबर, है ना, और फिर है सिल्वर फाइबर। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम बात कर लेते हैं। कोई कहे गोल्डन रिवोल्यूशन तो वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, और पर्टिकुलर बात करें तो किससे? फ्रूट से। किससे? फ्रूट से। हमें याद रखना है। गोल्डन फाइबर की बात करें तो हमें याद रखना है जूट से रिलेटेड है, और सिल्वर फाइबर की बात करें तो कॉटन से। अब कोई पूछता है सिल्वर फाइबर क्रॉप कौन सी है? तो कॉटन। गोल्डन फाइबर क्रॉप कौन सी? तो जूट। और गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो हॉर्टिकल्चर और फ्रूट से। और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट से, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन से। देखो सिल्वर फाइबर कॉटन क्रॉप को भी कहते हैं, और सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? कॉटन से। तो ये तीनों चीजें हैं, इसी में आपको घुमाते रहेगा वो, हमें याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रिवोल्यूशन आ गया। देखो मैंने बताया आपको गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ओवरऑल हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर के अलावा हनी, शहद, शहद का रंग भी गोल्डन होता है, तो शहद के प्रोडक्शन को भी किसमें इंक्लूड किया गया है? गोल्डन रिवोल्यूशन में। इसके फादर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फादर है KL चड्डा। चड्डा जी की वजह से कौन सा रिवोल्यूशन आया है? ग्रीन रिवोल्यूशन। तो है ना, तो ये हमें याद रखना। याद रखने का तरीका, चड्डे में छुपा लिया फ्रूट, यानी फ्रूट प्रोडक्शन यानी किससे बढ़ा? चड्डा जी की वजह से। कौन सा रिवोल्यूशन आया? गोल्डन रिवोल्यूशन। चलो आगे देखते हैं। ग्रे रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है। ग्रे रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर से, यानी फर्टिलाइजर यानी उर्वरक से, है ना। आगे बढ़ते हैं येलो रिवोल्यूशन की ओर। येलो रिवोल्यूशन जो आया है वो ऑयल सीड प्रोडक्ट, ऑयल सीड क्रॉप से रिलेटेड है। तो याद रखना है हमें ऑयल सीड क्रॉप, है ना। अभी मेजरली कौन सी ऑयल सीड क्रॉप बोई जा रही है? सोयाबीन, है ना, और ग्राउंड नट, दो मेन ऑयल सीड क्रॉप है। सेम पिट्रोडा है, जिन जो रिलेटेड है किससे? येलो रिवोल्यूशन से। ये कांग्रेस के हैं। राउंड रिवोल्यूशन, राउंड क्या होता है? राउंड मतलब गोल, और गोला क्या होता है? गोल मतलब कौन होता है? आलू, है ना। तो आलू से रिलेटेड कौन सी रिवोल्यूशन है? राउंड रिवोल्यूशन। नेक्स्ट रेड रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मीट एंड टोमेटो से। मांस भी लाल होता है और टमाटर भी लाल होता है, लाल से क्या हो जाएगा? रेड रिवोल्यूशन। इसके लिए जो रिलेटेड है वो है डॉक्टर विशाल तिवारी, ये भी हमें याद रखना है। विशाल तिवारी एसोसिएटेड पर्सन है जो किससे रिलेटेड है? रेड रिवोल्यूशन से। नेक्स्ट है पिंक रिवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंक रिवोल्यूशन, प्राउन मतलब होता है बेटा झींगा, झींगा जो पानी में रहता है, नदी में, झींगा से संबंधित कौन सी क्रांति है? पिंक रिवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। ओनियन भी गुलाबी होता है, तो ओनियन भी किससे रिलेटेड है? पिंक रिवोल्यूशन से। इसके लिए जो है एसोसिएटेड पर्सन है वो है डॉक्टर दुर्गेश पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रोटीन रिवोल्यूशन की ओर। ये एक नई टर्म है, इसमें दो एम है। एक तो है एग्रीकल्चर हायर प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी हमें प्रोडक्शन तो बढ़ाते ही चलना है जिस तरह ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने बढ़ाया था, साथ में हमें प्रोटीन रिच फूड प्रोडक्शन भी करना है। और ये सपना किसने देखा था? नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए प्रोटीन रिवोल्यूशन से कौन रिलेटेड है? नरेंद्र मोदी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर फाइबर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गोल्डन फाइबर आए तो जूट, और सिल्वर फाइबर आए तो कॉटन। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? कॉटन से। सबको पता है कॉटन, है ना। कॉटन दो तरह का होता है, अमेरिकन कॉटन और इंडियन कॉटन, है ना। सिल्वर रिवोल्यूशन, देखो सिल्वर फाइबर अलग है, सिल्वर रिवोल्यूशन अलग है। सिल्वर कलर के क्या होते हैं? एग या पोल्ट्री। सिल्वर से मतलब हमारा कलर व्हाइट, है ना। एग से रिलेटेड, अंडे से रिलेटेड, अंडा पोल्ट्री से रिलेटेड है। तो एग या पोल्ट्री जो किससे रिलेटेड है? सिल्वर रिवोल्यूशन से। और इसके लिए कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना। इंदिरा गांधी ने ये बढ़ावा दिया था इसको। आगे नेक्स्ट,
ईवरग्रीन या रेनबो रिवोल्यूशन, ये बहुत मजेदार टर्म है। ईवरग्रीन मतलब हर पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कैसे भी करके किसका विकास हो, खेती का विकास हो, कृषि का विकास हो। और ये सपना एक ही आदमी देख सकता है, एमएस स्वामीनाथन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वीट रिवोल्यूशन, है ना। स्वीट यानी मीठा, मीठी क्या होती है, हनी या शहद, तो शहद किससे रिलेटेड है, स्वीट रिवोल्यूशन से। इसके लिए भी कौन नहीं रिलेटेड है, कौन पर्सन रिलेटेड है, श्री नरेंद्र मोदी। ग्रीन गोल्ड, है ना, तो ग्रीन गोल्ड, येलो गोल्ड, ये सब क्रॉप होती है। येलो गोल्ड यानी हरा सोना, हरा सोना होती है सोयाबीन, और ग्रीन गोल्ड यानी सॉरी येलो सोना मतलब येलो सॉरी यार, ग्रीन गोल्ड एंड येलो गोल्ड दो चीजें हैं, हम देख लेते हैं। येलो गोल्ड और ग्रीन गोल्ड, देखो येलो गोल्ड यानी पीला सोना, पीला सोना जो है वो है सोयाबीन, है ना। और ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना, हरा सोना है बम्बू, बम्बू मतलब बांस। तो सबको पता है ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन आ जाता है तो किसकी बात आ जाएगी, बम्बू की। इसे भी किसने देखा है, श्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है ना। चलो नेक्स्ट, ये हमारे रिवोल्यूशंस खत्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इंडियन नेशनल सिंबल्स। सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है, सबको पता होना चाहिए, छोटी क्लास से पता रहता है। हमारा नेशनल ट्री क्या है, राष्ट्रीय जो है पेड़ क्या है, तो राष्ट्रीय पेड़ हमारा बरगद का है, बरगद को इंग्लिश में बोलते हैं बनियान ट्री, और बनियान ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइकस बेगेनलेंसिस, है ना। तो साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए। नेशनल ट्री कौन सा है हमारा, बनियान ट्री, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फाइकस बेगेनलेंसिस। नेक्स्ट, नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है मोर, है ना, तो इंडियन पीकॉक, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पावो क्रिस्टेटस, है ना। नेक्स्ट है नेशनल फ्लावर यानी राष्ट्रीय फल, सॉरी राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फूल जो है वो है लोटस, लोटस यानी कमल, कमल का साइंटिफिक नेम है नेलम्बो न्यूसिफेरा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए हमें। नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फल सबको पता है मैंगो, और मैंगो का नाम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, पशु हमारा है टाइगर, है ना। टाइगर और चीता अलग अलग चीज है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइगर देखो, बाघ जो वर्ड है इसके लिए इंग्लिश में वर्ड टाइगर है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हमें याद रखना है, पेंथेरा टाइगरिस। नेक्स्ट है नेशनल रिवर यानी राष्ट्रीय नदी, तो राष्ट्रीय नदी हमारी कौन सी है, गंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चल रहे हैं, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसकी ओर हम जा रहे हैं, है ना। टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं, और उससे रिलेटेड क्या है, तो सबको पता है हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है, फ्रूट एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप प्रोडक्शन। टोटल हॉर्टिकल्चर में फ्रूट, है ना, सब आते हैं, फ्रूट, फ्लावर, प्रिजर्वेशन, सब इसी का पार्ट है ना, फ्रूट प्रिजर्वेशन सब इसी का पार्ट है हॉर्टिकल्चर का। तो हॉर्टिकल्चर अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसमें फ्रूट्स भी आते हैं, फ्लावर भी आते हैं, प्रिजर्वेशन भी आता है ना। फ्लावर मतलब कोई ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी पर्टिकुलर जो वर्ड है वो केवल फ्रूट के लिए, एक याद रखना है हमें, एक याद रखना है इसका पोमोलॉजी का। पोमोलॉजी जो बना है वो पोमम से बना है ना, तो पोमम का मतलब क्या होता है, फ्रूट, है ना, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट है ओलेरिकल्चर, सबको पता है किससे रिलेटेड है, वेजिटेबल प्रोडक्शन से, सब्जी से। फ्लोरिकल्चर जो है वो किससे रिलेटेड है, ऑर्नामेंटल कल्टीवेशन से। ऑर्नामेंटल में कौन आते हैं, फ्लावर का कल्टीवेशन आता है, फूलों की खेती ऑर्नामेंटल में आती है ना, और सब्जियों की खेती कहाँ में आती है, ओलेरिकल्चर में। तो ये तीनों वर्ड है, ये तीनों हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस भी है। पोमोलॉजी फ्रूट से रिलेटेड है, ओलेरिकल्चर वेजिटेबल से, और फ्लोरिकल्चर ऑर्नामेंटल कल्टीवेशन या फ्लावर कल्टीवेशन से। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया विटी। तो देखो विटी मतलब होता है ग्रेप, विटिस, विटिस विनिफेरा ग्रेप का नाम है, और विटीकल्चर किससे रिलेटेड है, ग्रेप से, है ना। ग्रेप से शराब भी बनती है, आपको याद रखनी है, फेनी। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है, सिल्क से या इंसेक्ट फार्मिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्क वॉर्म यानी रेशम कीट। अब एक क्वेश्चन आता है कि रेशम कीट को सबसे पहले कहाँ पाला गया, तो चाइना में, है ना, याद रखना है। सिल्क वॉर्म को सबसे पहले कहाँ पाला गया, चाइना में। और सिल्क की, सिल्क इंसेक्ट या सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड कौन सा कल्चर है, तो सेरिकल्चर। नेक्स्ट है पिस्सीकल्चर, पिस्सीज मतलब होता है फिशरी, और पिस्सीकल्चर में क्या आता है, फिशरी प्रोडक्शन, मछली उत्पादन, है ना। मैंने बताया भी था, ये ब्रेकिश वाटर में अलग है ना, सी वाटर में अलग, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से फिश का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट
एपीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? हनी प्रोडक्शन से, ठीक है ना। तो एपिस सेरेना एक स्पीसीज है इंडियन हनी की, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन स्पीसीज ऑफ हनी बी, तो एपिस सेरेना है ना। हनी प्रोडक्शन से, शहद उत्पादन से रिलेटेड कौन सा कल्चर है? एपीकल्चर। या एपीकल्चर में क्या आता है? तो हनी प्रोडक्शन आता है। लेक कल्चर, लेक कल्चर किससे रिलेटेड है? लेक प्रोडक्शन से। लाख में, लाख कीट के उत्पादन में या लाख के उत्पादन में हमारी जो रैंक है वो क्या है? फर्स्ट है वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन कहाँ होता है? इंडिया में। अर्बोरिकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ट्री एंड श्रब कल्टीवेशन, यानी आपको ट्री तो उगाने ही, बड़े बड़े ट्री तो उगाने ही, साथ में आपको श्रब भी उगाने हैं। अगर आप दोनों चीजें कर रहे हैं तो आपको क्या, ये क्या कहलाएगा आपके पास? यानी किसी बड़े से बगीचे में अगर आपने बीच बीच में श्रब बो दी तो ये कहलाएगा अर्बोरिकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। अर्बोरी इंक्लूड ट्री एंड श्रब, यानी पेड़ और साथ में झाड़ियां। नेक्स्ट सिल्वीकल्चर। सिल्वी जो वर्ड है वो देखो आपको याद रखना है, पर्टिकुलर जो सिल्वी वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट से। किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट से, है ना। तो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सिल्वीकल्चर यानी वही जंगलों में जो पेड़ है उनको बचाए रखना और नए नए जंगलों के हिसाब से पेड़ लगाना। जैसे शीशम एक पेड़ है जो जंगल में लगाते हैं। एग्रो सिल्वीकल्चर दो टर्म से मिलकर बना है, एग्रो और सिल्वी। तो एग्रो मतलब तो एग्रीकल्चर प्लस सिल्वी मतलब फॉरेस्ट, तो दोनों चीज आ जाएगी, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, है ना। तो याद रखना है एग्रो सिल्वी में क्या जाएगा? एग्रीकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है एंटेमोलॉजी। सबको पता है किससे? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की स्टडी क्या कहलाती है? एंटेमोलॉजी। नेक्स्ट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ डिसीज। डिसीज के देखो किसी भी डिसीज का एक पैथोजन होता है, यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से कोई भी बीमारी होती है। जैसे कोई वायरल बीमारी है तो उसका भी एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम शॉर्ट में सीओ बोलते हैं, और सीओ या उसको हम बोल सकते हैं पैथोजन। तो पैथोजन की स्टडी करना क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन फैक्टर्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरिया के लिए देख लेते हैं, एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो देखो सबसे पहले हमें याद रखना है सबसे छोटी यूनिट होती है बीघा, बीघा से बड़ा होता है एकड़, एकड़ से बड़ा होता है हेक्टेयर। तो हमें हेक्टेयर और एकड़ में ही लर्न याद करना है, इसी में पूछते हैं। तो एक एकड़ में 0.4047 हेक्टेयर होते हैं, और एक एकड़ में अगर स्क्वायर मीटर पूछता है तो 4000 स्क्वायर मीटर होते हैं। अब हेक्टेयर की बात कर लेते हैं, हेक्टेयर बड़ा है एकड़ से, तो एक हेक्टेयर में 2.47, इतने याद रखना है, 2.47 एकड़ होते हैं। अगर मोटे मोटे याद रखें तो 2.5 एकड़ होते हैं, यानी एक हेक्टेयर जमीन अगर आपके पास है तो 2.5 एकड़ है। कोई कहता हमारे पास 10 हेक्टेयर है, यानी उसके पास 25 एकड़ जमीन है। कितने एकड़? 25 एकड़। तुम कंफ्यूज नहीं होने जाए, दो लोग हैं, एक ने कहा हमारे पास 10 हेक्टेयर है और एक ने कहा कि हमारे पास 12 एकड़ है। तो ये देखकर आपको खुश नहीं होना है, ये देखकर खुश होना है कि इधर कहीं में हेक्टेयर में। हेक्टेयर से एकड़ में कैसे करेंगे? 2.5 से इंटू कर लेते तो कितनी एकड़ हो गई? 25 एकड़, ठीक है। तो आप हेक्टेयर में याद रखना है ना, हेक्टेयर बड़ी यूनिट है और एकड़ छोटी है। एक हेक्टेयर में कितने? लगभग 2.5 एकड़ होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि एक हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? तो एक हेक्टेयर में होते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर। कितने होते हैं? 10,000 स्क्वायर मीटर। कैसे समझेंगे? यानी अगर हमारा एक खेत है ये, तो इसको 100 बाई 100 में कर लेते हैं हम, एक स्क्वायर है ना, इसकी हर साइड 100 बाई 100 है, तो इसका पूरा एरिया यानी 100 इधर है, 100 इधर है, 100 इधर है, 100 इधर है, तो इसका पूरा एरिया जो है कितना हो जाएगा? 10,000 स्क्वायर मीटर। यानी ये पूरा हमारा खेत कितने हेक्टेयर का हो जाएगा? 1 हेक्टेयर का हमारा खेत हो जाएगा। अगर किसी खेत की चारों साइड 100 मीटर की है तो उसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा? 1 हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर इतना हमसे नहीं पूछता, हमसे सिंपल पूछेगा 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर? तो 0.4047। 1 हेक्टेयर में कितना एकड़? तो 2.47। 1 एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर? 4000। और 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर? सॉरी 1 हेक्टेयर में कितने मीटर? कितने स्क्वायर मीटर? 10,000, ठीक है। एक स्क्वायर मीटर ये बहुत बड़ी टर्म है, इसके लिए कितने कितने एकड़ होती है? 640 एकड़ इसमें होते हैं, ठीक है। याद नहीं रखना है भले। डिस्टेंस क्यों रह जाते हैं? सबको पता है डिस्टेंस में फुट, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? तो देखो फुट छोटी है मीटर से, तो 1 फुट में होते हैं 0.3048 मीटर। या फिर उल्टा क्या है कि 1 मीटर में कितने फीट होती है? तो 3.3 फीट, ठीक है। 1 इंच की बात कर लेते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। कितने? 2.54।
और 1 फीट कितने इंच का होता है? तो 1 फीट होता है 12 इंच का। और 1 फीट में सेंटीमीटर पूछ ले तो 2.5 करोगे, 12 दूना 24 और 6 30 सेंटीमीटर। याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? पहले उल्टे से याद रख लेते। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.5। 1 फीट में कितने इंच? 12 इंच। और 1 फीट में कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने फीट? 3.3 फीट। ठीक है, उल्टा पूछ ले 1 फीट में कितने मीटर? तो 0.3048। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है, हमें आता ही रहता है ना, इंच सेंटीमीटर इनमें कन्वर्जन आता रहता है, तो हमें याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन आया वो बस इतने ही आया। 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? 10,000। अगली टर्म की ओर चलते हैं। वेट, वेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो है वजन। तो 1 मेट्रिक टन मतलब होता है 10,000 किलो। इधर देखो, जैसे हम अगर बाजार बेचने गए तो हम मान के चल रहे हैं एक हमारे पास बड़ा बोरा है, उसका कितना किलो वजन है? 100 किलो। कितना किलो वजन है? 100 किलो। सबको पता है 100 किलो पे कितने कुंटल हो जाता है? 1 कुंटल। और 10 कुंटल पे कितना हो जाता है? 1 टन। 1 टन या 1 मेट्रिक टन, सॉरी 10 कुंटल कर लेते हैं। 10 कुंटल, 10 कुंटल पे कितना हो जाता है? 1 मेट्रिक टन। अब वो डायरेक्ट किलो से मेट्रिक पे आ रहा है, तो हमें याद रखना है 1000 किलोग्राम। फिर से देखते हैं, 100 किलो पे कितना कुंटल? 1 कुंटल। 1 कुंटल में कितने होते हैं? 100 किलो। 10 कुंटल पे हो जाता है 1 मेट्रिक टन, या 1 मेट्रिक टन में कितने कुंटल होते हैं? 10 कुंटल। 10 कुंटल लगाओ तो कितने किलो किलो? 1000 किलो। ठीक है, जैसे हम जो बेच के आते हैं बेटा सामान, वो काय में बेच के आते हैं? मंडी में, क्विंटल में। और जो मंडी वाले आगे बेचते हैं वो काय में बेचते हैं? सीधे टन। ठीक है, इतने टन माल आया, इतना टन गया। ठीक है, अब पाउंड, पाउंड भी वेट मेजरिंग है, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो 453 ग्राम, 453 ग्राम। और कितने किलोग्राम होते हैं? तो 0.4536 किलोग्राम। देखो इसको ऐसे समझे, पाउंड क्या है? किलोग्राम से छोटी यूनिट है। ठीक है, ये आ गया। 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? 2.20। 2.20। जैसे एक पहलवान के एग्जांपल समझ लेते, एक सुमो पहलवान है, सुमो समझते हो ना, मोटे मोटे पहलवान। तो उसका ऐसे लिख रखा है किसी ने कि ये है 10,000 पाउंड का। तो कंफ्यूज नहीं होना, 10,000 किलो नहीं है, वो काई में नाप रहे हैं? पाउंड में। इसको आपको 2.2 से डिवाइड करना है, तो आंसर अपने आप छोटा आएगा। और किलोग्राम में पहलवान कितने का हो जाएगा? कम का हो जाएगा। तो पीछे जब हम टीवी देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा वजन है, जबकि वो वजन जो दिखाता है वो काय में दिखाता है? पाउंड में। और 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? 2.20। 1 पाउंड कितने ग्राम का बना होता है? तो 453 ग्राम का। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के हिसाब से। देखो कॉटन को, इनको सबको बेल में नापते हैं, है ना, तो हमें याद रखना है कॉटन, एक कॉटन बेल कितने किलो की है? 170 की। इसका मैं तरीका बता देता हूं तुमको। अपने को कोडिंग ऐसे याद रखनी है, कॉटन, जूट, मेस्टा। एक कॉटन की बेल कितने किलोग्राम की होती है? 170 किलोग्राम। एक जूट की बेल 180 किलोग्राम और एक मेस्टा की 181 किलोग्राम, 181 किलोग्राम। तो हमें तीनों याद रख लेना, कॉटन, जूट, मेस्टा, 70, 80, 81। ठीक है, एक सिल्क बेल कितने की होती है? 50 किलोग्राम इंडियन, और इंटरनेशनली ये होती है 60 किलोग्राम। अभी तक सिल्क पे नहीं पूछा है, केवल कॉटन बेल पे क्वेश्चन आता है ज्यादातर। तो हमें याद रखना एक कॉटन बेल कितने की होती है? 170 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़े कुछ इंस्टीट्यूट्स पढ़े, सॉरी कुछ रिवोल्यूशंस पढ़े, उसके अलावा कुछ यूनिट्स पढ़ी, टर्म्स पढ़ी, हमने नेशनल सिंबल देखे, और ये एक हमने देखा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो आप लगातार हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, आपको आगे आगे क्लासेस मिलती रहेंगी। और लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।